रागिनी कहती है, मेरी भाभी साड़ी में तो बला की खूबसूरत लगती है पर सूट में भी कम नहीं लगती। ये सुनकर नायरा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। दादी नायरा से कहती है, बेटा ये अर्जित कब तक आ रहा है फ्रेश होकर? बस दादी कुछ टाइम में आते ही होगे। नायरा ये बोली रही होती है कि इतने में कोई दादी के गले में हाथ डालकर कहता है, ओ मेरी स्वीट दादी, आप मेरा इतना बेसब्री से इंतजार कर रही थी क्या? अगर मुझे पता होता मेरी दादी इतनी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही है तो मैं तो बिना फ्रेश हुई नीचे आ जाता। दादी अर्जित की बात सुनकर कहती है, हर बदमाश तू तो बहुत शैतान होते जा रहा है। तुझे पता है तेरी वजह से कितना लेट हो गए? चला बैठ जा। सॉरी दादी, आज लेट हो गया उठने में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये बोलकर अर्जित कुर्सी पर बैठ जाता है। राजू सबके लिए ब्रेकफास्ट लगाता है। ब्रेकफास्ट करते करते ही रागिनी के दिमाग में एक शरारत सोचती है। वह दादी से कहती है, मेरे को एक बात बताओ दादी, अर्जित भाई को हर काम टाइम पर करना बहुत ज्यादा पसंद है ना दादी? जरा सा भी कोई काम लेट हो जाए तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। सही बोल रही हो ना दादी? मैं भैया तो हर दिन टाइम से उठते हैं। हाँ क्या तू तो सही रही है, दादी कहती हैं। सोचो सोचो दादी, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई ने पूरी रात भाभी के साथ रोमांस किया हो और अब देर से आंखें खुली हो। ये सुनकर अर्जित के तो गले में ही ब्रेकफास्ट अटक जाता है। नायरा तो हैरान होकर रागिनी को देख रही थी। तभी अर्जित नायरा को देखकर रागिनी को डांटते हुए कहता है, रागिनी लगता है आजकल तू बहुत ज्यादा शैतान हो गई है। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। कहा ये उल्टी सीधी बातों पर ध्यान दे रही है? अभी तो बहुत छोटी है इन बातों के लिए, समझी तू? अर्जित की बात सुनकर रागिनी मुंह बनाते हुए ब्रेकफास्ट करने लगती है। लेकिन ये सब सुनकर युवराज की आंखों में न जाने क्यों आंसू आ जाते हैं और वह बड़ी सफाई से उन्हें अंदर ही छुपा लेता है। सब जब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो अपने रूम में जाने लगते हैं। तभी नायरा सबको रोक कर के कहती है, माँ पापा दादी, हमें आप लोगों से एक बात करनी थी। नायरा की आवाज सुनकर सब लोग रुक जाते हैं। दादी नायरा को देखकर कहती है, हाँ बेटा, तुम डर क्यों रही हो? तुम जो भी कहना है तुम बेहिचक कहो। हमने सिर्फ कहने के लिए ही बेटी नहीं कहा, हमने तुम्हें अपनी बेटी माना भी है। जी दादी, मैं समझ गई। ये बोलकर नायरा मुस्कुरा देती है। अर्जित की माँ चलकर नायरा के पास आती है और नायरा की गालों पर हाथ रखकर कहती है, क्या हुआ बेटा? आप क्या बात करना चाहती है हमसे? अभी बिना डरे आप बताए। जिस तरह रागिनी इस घर की बेटी है उस तरह आप भी इस घर की बेटी हैं, तो आपको जो भी कहना है बताए। नायरा कहती है, एक्चुअली आप लोग जानते हैं कि हम अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। हमने कॉलेज से सिर्फ कुछ दिन की छुट्टी ली थी। हम तो सिर्फ रेहा की शादी में आए थे। हमें थोड़ी पता था कि उसकी जगह हमारी शादी हो जाएगी। अब हमारी कॉलेज की छुट्टियां खत्म हो गई है और आज हमें कॉलेज जाना होगा, तो हम इसलिए आप लोगों से पूछने आए हैं क्या हम कॉलेज चले जाए? हमारे कॉलेज का ये लास्ट ईयर है, तो क्या हम कॉलेज चले जाए? नायरा की बात सुनकर अर्जित के मोम के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए कहती है, नायरा बेटा, आप ये बात कहने के लिए इतना ज्यादा घबरा रही थी? बेटा, हमने आपसे पहले भी कहा था, आप जो चाहे वह कर सकती हैं, आप पर कोई पाबंदी नहीं होगी। जिस तरह हमने रागिनी और अर्जित युवराज पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, उसी तरह आप पर भी कोई पाबंदी नहीं होगी। बेटा, आप हमारे लिए इन तीनों की तरह ही है। नायरा ये सुनकर ना जाने क्यों आंखों में आंसू आ जाते हैं। काश आज नायरा की मॉम सही सलामत उसके पास होती। वह भी तो उससे इतना ही प्यार करती। नायरा ना चाहते हुए भी अर्जित की मॉम के गले लग जाती है। सब लोग देखकर हैरान रह जाते हैं और नायरा फूट फूट कर रोने लगती है। अर्जित की मोम नायरा का सर सहलाते हुए कहती है, क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रही हैं? नायरा अपने आंसू पूंछकर उनसे अलग होती है और बोलती है, आज तक किसी ने इतना प्यार नहीं किया जितना इस परिवार में आकर हमें मिला है। आप में हमें न जाने क्यों अपनी माँ की छवि दिखती है। भगवान ने हमसे चाहे कितना भी छीना, पर उसने हमें इस परिवार में लाकर आप सभी का प्यार देखकर बहुत कुछ हमें लौटा दिया। अर्जित की मॉम को नायरा की बात कुछ समझ आती है, कुछ नहीं आती। क्योंकि उन्हें तो यही पता था कि नायरा अनाथ थी। उन्हें तो लगता था कि नायरा को सुशीला ने उसकी माँ की तरह की प्यार किया होगा, पर सच्चाई तो कुछ और ही थी जिससे भी अभी तक अनजान थी। वह नायरा की आंखों से आंसू पूछकर कहती है, बेटा, मेरे होते आपको कभी भी माँ की कमी का एहसास नहीं होगा। यह मेरा आपसे वादा है, हर कदम पर मैं अपनी बेटी का साथ दूंगी। ये बोलकर एक बार फिर से उसे अपने गले से लगा लेती है। दूर खड़ा अर्जित जब ये सब देखता है तो उसे ना जाने क्यों पर नायरा की आंखों में आज आंसू बिल्कुल अच्छी नहीं लग रहे थे। पता नहीं वह क्यों चाहता था कि नायरा के हर दुख को वह जड़ से खत्म कर दे। ये बात अर्जित खुद नहीं समझ पा रहा था। अर्जित की मॉम नायरा से कहती है, जाओ बेटा, जल्दी से जाकर कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ।
तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो मुझे बता देना, मैं तुम्हें दे दूंगी। ओके माँ। ये बोलकर वह रूम में चली जाती है और अर्जित उसे देखता रहता है। अर्जित जब ये सब देखता है तो उसे ना जाने क्यों पर नायरा की आंखों में आज आंसू बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। पता नहीं वह क्यों चाहता था कि नायरा के हर दुख को वह जड़ से खत्म कर दे। ये बात अर्जित खुद नहीं समझ पा रहा था। नायरा रूम में पहुंचकर अपना सारा सामान रखने लगती है। नायरा जब सारा सामान रख लेती है तब उसकी नज़र सोफी के गद्दे के नीचे जाती है, जहां पर उसकी मां की फोटो उसने छुपा कर रखी थी। नायरा भागकर जाकर सोफे के गद्दे के नीचे से अपनी मां की फोटो को निकाल लेती है। नायरा ये फोटो चौहान निवास से आते वक्त अपने साथ ले आई थी जब वह पग फेरों की रस्म के लिए दोबारा चौहान निवास गई थी। नायरा उस फोटो को देखकर कहती है, आप जानती हो आपके जाने के बाद आज हमें फिर से पहली बार माँ की प्यार का अनुभव हुआ। हमने माँ कभी उम्मीद नहीं की थी इस परिवार में हर पल हमें ये लोग जरा सा भी प्यार करेंगे, पर इन लोगों ने तो हमें अपनी बहू की जगह बेटी बना लिया। ये राठौर परिवार बहुत अच्छा है माँ। पता नहीं जब हम इस परिवार को छोड़कर जाएंगे कैसे जा पाएंगे। हमें बहुत याद आएगी हमें इस परिवार की। इस परिवार का हर एक सदस्य बहुत अच्छा है, पर हमारा नसीब इतना अच्छा नहीं है कि हम जिंदगी भर इस परिवार के साथ रह सकें। इस परिवार की बहू बनने से पहले और बहू की जिम्मेदारी निभाने से पहले हमारे ऊपर हमारे बच्चे की जिम्मेदारी है। आप जानती हो ना माँ, आज तक अगर हमारी सांसें चल रही है ना इस दुनिया में हमारे पास अगर कोई मकसद है जीने का तो सिर्फ हमारा बच्चा है। सबसे पहले हमें अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठानी जिसका आपने हमसे वचन लिया था। हमें पहले वह वचन पूरा करना है माँ। इस दुनिया में आपके बाद अगर हमने किसी से जान से ज्यादा प्यार किया है तो वह सिर्फ हमारा बच्चा है माँ। आप जानती हो माँ, वह इस समय जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है, पर माँ अपनी नायरा पर विश्वास बनाए रखें। आपकी नायरा उसे हर कीमत पर बचा लेगी। अगर हमें अपने बच्चे के लिए भगवान से भी लड़ना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। माँ आप आशीर्वाद दो कि आपकी नायरा आरोही मित्तल हमेशा कामयाब हो और आपका बदला पूरा कर सके उस चौहान परिवार से। बहुत तड़पा लिया उन्होंने हमें तीनों को, लेकिन अब नहीं माँ, अब की बारी उस चौहान परिवार के बर्बाद होने की है। ये सब नायरा अपनी माँ की तस्वीर से कह रही थी। ये सब कहते वक्त नायरा की आंखों में आंसू बह रहे थे। शायद इस समय नायरा का कोई देखता तो वह समझ नहीं पाता कि क्या सच है वही नायरा है जो किसी को पलटकर जवाब नहीं देती। नायरा की इस रूप को देखकर शायद उसे कोई पहचान नहीं सकता था। पहचानता भी कैसे। इस समय नायरा की जो आंखें थी वह एक अलग युद्ध का ऐलान कर रही थी। शायद यह युद्ध जल्द ही शुरू होने वाला था जिसमें शायद इस बार चौहान परिवार की बर्बादी तय थी। नायरा अपनी माँ की तस्वीर को अपने बैग में रख लेती है। वह अपने आंखों के आंसुओं को पहुंच करके अपना चेहरा सही करके अपना लगेज लेकर नीचे आ जाती है और नीचे आकर दादी के पैर छूती है। दादी जब उसके हाथ में लगेज देखती है तो वह हैरान होकर कहती है, नायरा बेटा तू कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रही है या फिर घर बसाने के लिए? जी दादी मैं कुछ समझी नहीं, मैं तो कॉलेज पढ़ने के लिए जा रही हूँ। दादी की बात सुनकर अर्जित की मॉम कहती है, क्या हुआ मम्मी जी आप ऐसे क्यों बोल रही है? अर्जित भी हैरान होकर अपनी दादी को देखने लगता है। अरे तुम सब मुझे आंख फाड़ फाड़ के क्यों देख रहे हो? बहू तू अपनी बहू को समझा। ये देख ये कॉलेज बैग लेकर नहीं जा रही, बल्कि यह तो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर जा रही है। अरे तुम लोग अब भी नहीं समझे, मैं बताती हूँ। हमें सुधा जी ने बताया था ना कि हमने कभी नायरा को पहले क्यों नहीं देखा था, क्योंकि नायरा हॉस्टल में रहती थी, इसका सामान हॉस्टल में ही रहता था। बहू तेरी नायरा अपना सारा सामान लेकर फिर से हॉस्टल जा रही है, क्योंकि यह बैग लेकर कॉलेज नहीं जा रही, पूरा लगेज लेकर कॉलेज जा रही है। दादी के कहने पर अर्जित की मॉम नायरा के पास आती है। यह क्या बात हुई नायरा, आप इस घर की बहू है, और बहू ही नहीं बल्कि इस घर की बेटी भी है। बेटा हमने आपको कॉलेज जाने से मना नहीं किया, हम चाहते हैं हमारी बहू कॉलेज जाए और पढ़े, लेकिन हम आपको हॉस्टल में नहीं रहने देंगे। पहले की बात पहले थी नायरा, आप हॉस्टल में रहती थी, लेकिन अब आप राठौर खानदान की बहू है और अब आप हॉस्टल में नहीं रहेंगे। आप दिल्ली यहाँ से कॉलेज जा सकती है लेकिन हॉस्टल में नहीं रहेंगे, ये हमारा आपकी माँ का आदेश है। नायरा हैरान होकर कहती है, लेकिन यहाँ से हमारा कॉलेज बहुत दूर है, जाने में ही 3 घंटे लग जाया करेंगे। हम जानते हैं हम इस घर की बहू है, लेकिन क्या हम 1 साल नहीं मिल सकता? मैं 1 साल में पढ़ाई कंप्लीट कर लूंगी, उसके बाद बहू की जिम्मेदारी अच्छे से निभा लेंगे। बेटा बहू की जिम्मेदारी अब भी अच्छे से निभा रही है, लेकिन आप हमसे दूर रहकर नहीं पड़ेगी। नायरा ने समझाने की बहुत कोशिश करती है पर दादी और अर्जित की मॉम एक बात पर अड़ जाती है कि नायरा दिल्ली कॉलेज राठौर सदन से ही जाएगी। ये बात नायरा के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बनने वाली थी।
अर्जित नायरा का चेहरा देखकर कहता है, मॉम दादी अगर आप लोग बुरा ना मानो तो मैं कुछ कहना चाहता हो। दादी कहती है, हाँ अर्जित बोल बेटा। दादी मुझे लगता है नायरा को हॉस्टल चले जाना चाहिए। मॉम दादी आप लोग खुद समझिए ये उसके करियर का सवाल है, मुझे लगता है उसे चले जाना चाहिए। अर्जित की बात सुनकर नायरा अपने मन में कहती है, पहली बार इस इंसान ने अकल की बात की है, वरना तो लगता था ये इंसान पूरा पागल है। मैं तो ये सोचकर हैरान हो जाती थी कि ये इतनी बड़ी कंपनी को कैसे चलाता होगा। पर आज इसने जो बात कही है उससे मुझे लगता है इस इंसान के अंदर दिमाग है, चलो इसके पास कुछ तो भगवान का दिया है। नायरा अपने मन में ये सब सोच ही रही थी कि इतने में उसके कानों में मॉम की कड़क आवाज पड़ती है। मॉम अर्जित पर चिल्लाते हुए कह रही थी, हम यहाँ पर तुम्हारे नायरा के रिश्ते सही कराने पर लगे हैं और तुम नायरा से दूरी बनाने पर तुले हुए हो। तुम चाहते हो नायरा तुम्हारी जिंदगी से चली जाए, इसलिए तुमसे हॉस्टल भेजना चाहते हो। क्या तुम्हारे दिमाग से अभी तक उस रेहा का भूत नहीं उतरा क्या? तुम समझते क्यों नहीं हो, अब तुम्हारी पत्नी रेहा नहीं नायरा है, समझे तुम? मॉम आप मुझे गलत समझ रही है, मुझे नहीं पता मैं इसे अपनी पत्नी मानता हूँ या नहीं, लेकिन आप सब तो उसे अपनी बेटी मानते हैं। मैं जानता हूँ कुछ ही दिनों में आपको नायरा से बहुत लगाव हो गया है। आप बताएं माँ, क्या आप चाहेंगे क्या आपकी वजह से नायरा का करियर खराब हो सकता है उसके भी कोई सपना हो, प्लीज उसे जाने दीजिएगा, उसे जाना है तो। मुझे गलत मत समझना मॉम, और हर बात में आप प्लीज रेहा नायरा को एक दूसरे से कंपेयर मत किया कीजिए। अर्जित के बहुत कुछ कहने के बाद दादी और मॉम मान जाती है। दादी नायरा से कहती हैं, हॉस्टल में रहना है बेटा तो जाओ, हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। वह दादी कसकर गले लगा लेती है, रोते हुए कहती है, आप दुनिया की बेस्ट दादी हो। दादी नायर से कहती है, चल चल मस्का मत लगा। नायरा मॉम के गले लग जाती है और एक एक करके चाची, चाचा, पापा सबसे आशीर्वाद लेती है। तभी उसकी नजर दूर खड़ी रागिनी पर जाती है जो मुंह फुलाए खड़ी थी। वह उसके पास जाकर कहती है, अच्छा अब हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा। ये सुनकर रागिनी कसकर नायरा को गले लगाकर कहती है, आई मिस यू भाभी, आप दुनिया की बेस्ट भाभी हो, बाय। नायरा सबको बाय बोलकर जाने लगती है। तभी दादी कहती है, अर्जित जा नायरा को कॉलेज छोड़ कर आ। ओके मैं जाता हूँ। अर्जित नायरा से कहता है, चलो मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। अर्जित जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद नायरा भी आ जाती है और नायरा गाड़ी का पीछे का डोर ओपन कर पीछे बैठ जाती है और वह खिड़की से बाहर दिखने लगती है। तभी वह महसूस करती है कि बहुत देर से गाड़ी चली नहीं है। ये सोचकर नायरा आगे देखती है। जैसे ही नायरा की नजर आगे की ओर जाती है तो नायरा देखती है कि अर्जित उसे बुरी तरह से घूर रहा है। ये देखकर नायरा अपनी आंखें छोटी करके कहती है, क्या हुआ, अब क्या तुम्हें गाड़ी चलाने के लिए भी मुहूर्त का इंतजार करोगे? देखो जल्दी से चलाओ। पर अर्जित तो बिना कुछ कहे उसे घूरता ही जा रहा था। नायरा उसकी इस हरकत पर झला जाती है और बहुत चिढ़कर कहती है, देखो अगर तुम्हें मुझे कॉलेज छोड़ने जाना है तो चलो, वरना मैं ऑटो से भी चली जाऊंगी। अर्जित उसकी बात सुनकर मुस्कुरा कर कहता है, ओ रियली, तुम्हें यहाँ से ऑटो तो मिलने से रहा। SBIP कॉलोनी में ऑटो नहीं आती, तुम्हें जाना है तो तुम्हें पैदल जाना पड़ेगा, समझी? तो ठीक है, मैं पैदल ही चली जाती हूँ, क्योंकि तुम तो मुझे गाड़ी में बैठकर घूरते रहोगे ना। तुम्हारे पास एक सेकंड ऑप्शन है मिसेज अर्जित नायरा राठौर। क्या ऑप्शन है उसने मेरे पास? मुझे लगता है शायद तुम आज तक किसी लड़के के साथ गाड़ी में बैठकर लॉन्ग ड्राइव पर नहीं गई। मेरे पास के लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए फालतू टाइम नहीं है। मैं तुम्हारी तरह फालतू नहीं हूँ जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाती फिरो। मेरे पास टाइम नहीं बचता खाना खाने के लिए भी, किसी लड़के के साथ लॉन्ग ड्राइव में क्या जाऊंगी। तभी तो मैं सोचूं कि तुम आगे की सीट पर बैठने की वजह पीछे की सीट पर जाकर क्यों बैठ गई हूँ। देखो तुम जो भी कहना चाहते हो साफ साफ कहो मुझे। अर्जित एक स्माइल पास करके उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, बात कुछ ऐसी है मैडम नायरा कि मैं ड्राइवर नहीं हूँ आपका, बल्कि आपका हस्बैंड हो, कृपया करके आगे प्रस्थान कीजिए। उसकी यह बात सुनकर नायरा चौंक करके जाती है, व्हाट? हाँ मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ कि तुम पीछे बैठी हो, आगे आकर बैठो। तुम तो पीछे ऐसे बैठ गई जैसे तुम मैडम हो और मैं तुम्हारा ड्राइवर। मैडम मैं ड्राइवर नहीं हूँ, तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो मैडम आपके लिए बेहतर होगा कि आप पीछे की जगह आगे आकर बैठे। अर्जित ये बोलकर आगे बोलने वाला होता है कि नायरा बीच में ही बोल पड़ती है, अच्छा तो तुम इतनी देर से मुझे इसलिए बोले जा रहे थे और गाड़ी नहीं चला रहे थे? बिल्कुल अच्छा हुआ तुम्हें समझ तो आई ये बात। देखो अर्जित, मुझे चुपचाप तुम कॉलेज छोड़ दो, ये फालतू बकवास ना बाद में कर लेना। तुम्हें मैं फालतू बकवास करता लग रहा हूँ? बिल्कुल तुम फालतू बकवास ही तो कर रहे हो।
तुम्हें पता है अब तक हम आधे रास्ते में पहुंच गए होते। देखो तुम, जब तक तुम आगे नहीं बैठूंगी मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। इसलिए बेहतर होगा तुम जल्दी से आगे आ जाओ। मैंने आज सोचा था तुम पागल इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं गलत निकली, तुम सच में पागल इंसान हूँ, दिमाग खराब करके रख दिया है। नायरा ये बोलकर अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। वह देखता है नायरा का बिल्कुल मन नहीं आगे आने का, तो अर्जित के दिमाग में खुराफात जन्म ले लेती है। वह अपनी कार का डोर ओपन करके बाहर निकलता है और नायरा की साइड का दरवाजा खोल देता है। नायरा हैरान होकर उससे कहती है, अब क्या कर रहे हो तुम? उसकी बिना कोई बात सुने वह उसे अपनी गोद में उठा लेता है। अर्जित के एकदम से गोद में उठा लेने से एक पल को नायरा की जैसे सांस ही थम गई थी। नायरा उसकी इस हरकत पर चिल्लाकर कहती है, हाउ डरे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे इस तरह अपनी गोद में उठाने की? अर्जित उसकी इस बात पर हंसते हुए कहता है, ओ तुम भी कैसी बात करती हो नायरा, तुम्हें अपनी गोद में उठाने के लिए कोई मुझे हिम्मत थोड़ी चाहिए, तुम्हें गोद में उठाने के लिए मुझे अपनी मसल्स को थोड़ा स्ट्रांग रखना पड़ेगा। मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी हल्की होंगी। मैं रोज इतनी एक्सरसाइज करता हूँ, उसको भी कोई फायदा नहीं निकला। अगर मैं रोज जिम में जाकर एक्सरसाइज भी ना करो ना तो भी तुम्हें मैं बड़ी आसानी से उठा सकता हूँ। अपनी ये फालतू बकवास बाद में करना, पहले मुझे नीचे उतारो। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे अंदर 43 किलो के आसपास भी वजन होगा या नहीं। हेलो मिस्टर, मेरे अंदर पूरा पूरा 50 किलो वजन है, समझे तुम? ओ माय गॉड, तुम्हारे अंदर 50 किलो वजन है, मुझे तो बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा। देखो तुम्हें महसूस हो रहा हूँ या नहीं, पर तुम पहले मुझे नीचे उतार दो। तभी नायरा की नज़र सिक्योरिटी गार्ड पर पड़ती है। नायरा दिखती है कि सिक्योरिटी गार्ड उसे और अर्जित घूर घूर कर देख रहा है। उसको शर्म आने लगती है। अर्जित देखो, तुम हमें नीचे उतार दो, सिक्योरिटी गार्ड भी हमें देख रहा है। अर्जित उसके कहने पर एक नज़र सिक्योरिटी गार्ड को देखता है और फिर नायरा से कहता है, तो क्या हुआ, देखने दो, अपनी वाइफ को ही तो मैंने गोद में उठा रखा है। अगर मैं किसी और की वाइफ को अपनी गोद में उठा था तो वह जाकर मेरी वाइफ से मेरी शिकायत करता, तो मुझे डरना भी चाहिए था। पर मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा रहा हूँ और तुम मेरी पत्नी हो। आई एम नोट प्रॉब्लम। नायरा उसकी हरकत से बहुत परेशान हो चुकी थी। अर्जित नायरा का चेहरा देखकर समझ जाता है कि नायरा अब गुस्सा करने वाली है। ये देखकर अर्जित जल्दी से कार के आगे वाला डोर ओपन करता है और नायरा को साइड वाली सीट पर बैठा देता है और फिर डोर बंद करके खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। नायरा उसे अभी घूर घूर कर खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। हेलो, मुझे ऐसे ही घूरती रहोगी क्या? चला तो रहा हूँ मैं कार। ये बोलकर अर्जित कार को स्टार्ट कर देता है और नायरा और अर्जित निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। मंजिल की ओर तो आप लोग समझ गए होंगे ना, मतलब नायरा के कॉलेज की हो ओर। अर्जित गाड़ी चला रहा था और कभी कभी नायरा को भी देख लेता था और नायरा तो अपनी सोच में गुम खिड़की के बाहर देख ली थी। अर्जित नायरा को ऐसे देखकर खुद ही कहता है, पता नहीं नायरा तुम क्या चीज हो, तुम्हें ऐसे देखकर मेरा दिल कहता है कि तुम्हारे दिल में बहुत कुछ दफन है। शायद तुम जो दुनिया को अपना चेहरा दिखाती हो वह तुम नहीं हो। जो तुम दुनिया को दिखाती हो कि तुम खुश हो, ऐसा लगता है इस चेहरे के पीछे बहुत दर्द छुपा है। मुझे नहीं पता मैं कभी इस काबिल बन पाऊंगा भी या नहीं कि तुम खुद आकर अपने दर्द को मुझसे बताओ। पता नहीं हम दोनों के बीच क्या है, शायद ये हम दोनों के बीच एक अनोखा ही रिश्ता है। नियति ने शायद हमें जानबूझकर एक दूसरे के लिए चुना है। तुम रेहा जैसे नहीं हो, तुम उससे बहुत अलग हो। ये सोचते हुए अर्जित गाड़ी चलाते चलाते नायरा के कॉलेज के पास पहुंच जाता है। अर्जित अपनी सोच में घूम था, तभी उसके में कानों में नायरा की आवाज पड़ती है। नायरा अर्जित से कह रही थी, गाड़ी रोको। अर्जित नायरा की बात सुनने के बाद कहता है, क्या हुआ, तुम गाड़ी क्यों रुकवा रही हो, अभी तो तुम्हारे कॉलेज बहुत दूर है। नायरा उसकी बात सुनकर मुंह बनाकर कहती है, तुमने मुझसे क्या कहा था, तुम नहीं चाहते हो तुम्हारा मेरा रिश्ता पूरी दुनिया के सामने आए। बल्कि चाहती तो मैं भी नहीं हूँ। ये बात नायरा अपने मन में ही कहती है। देखो अर्जित, तुम्हें ये सब जानते हैं, तुम इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो। वैसे भी इस कॉलेज की आधे से ज्यादा लड़कियां तुम्हारे पीछे पागल है। अगर मुझे किसी ने तुम्हारे साथ देख लिया ना तो बात का बवंडर बन जाएगा। हर लड़की के मुंह पर ना सिर्फ मेरा नाम होगा। इसलिए तुमने मुझे यही उतार दो। हेलो मैडम, मैं कार से बाहर किसी को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारी इस कॉलेज के गेट के आगे छोड़ दूंगा। देखो, हम कभी भी कॉलेज कार से नहीं आए, हमेशा कॉलेज ऑटो से ही आते हैं। क्यों, तुमको भी चौहान निवास से कभी कार से नहीं आए क्या? नहीं, हमने बोला ना, हम नहीं आते कार से। और इस कॉलेज का कोई सदस्य नहीं जानता कि हमारा चौहान परिवार से कोई ताल्लुक भी है। इस कॉलेज के सभी बच्चों की नज़रों में हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। अगर उन्होंने हमें इतनी वीआईपी गाड़ी से उतरते हुए देख लिया ना, पता नहीं हमारे बारे में क्या क्या बातें फैल जाएंगी।
अर्जित नायरा की बातों पर लगाम लगाते हुए कहता है, ओके बड़बड़ की मशीन, एक काम करो, तुम यहीं पर उतर जाओ। अर्जित, अगर हमें कॉलेज नहीं जाना होता तुम्हें तब बता दे क्या कितने बड़बड़ की मशीन है। अरे अरे मैडम, तो बाद में लड़ लेना, पहले उतर तो जाओ। हाँ जा रहे हम भी, हमें कोई शौक नहीं है तुम्हारी कार में रहने का। ये बोलकर नायरा कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है और अर्जित की तरफ का मुंह बिगाड़कर अपना सामान लेकर अपने कॉलेज हॉस्टल की तरफ चल देती है। कार में बैठा अर्जित उसे देखकर सिर्फ मुस्कुरा रहा था। जब नायरा उसकी नजरों से दूर हो जाती है तो अर्जित अपनी कार को घर की तरफ मोड़ लेता है और राठौर सदन की तरफ उसकी कार निकल पड़ती है। चैप्टर 28। अर्जित की कार राठौर सदन पहुंच जाती है। दूसरी तरफ नायरा भी अपने कॉलेज हॉस्टल में पहुंच जाती है। वह अपने में हॉस्टल में जाकर देखती है कि रूम में कोई नहीं है। रूम की एक चाबी नायरा की और एक चाबी सुरभि के पास है रहती थी। नायरा देखती है कि रूम खाली पड़ा है। नायरा कहती है, ओ जरूर मैडम कॉलेज चली गई है। नायरा की नजर चारों तरफ पड़े हुए कपड़ों पर जाती है। पूरा कमरा बड़ी बेकार तरीके से हो रखा था। उस कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि न जाने कितने दिनों से इस कमरे में कोई आया ही ना हो। नायरा कमरे की ऐसी हालत देखकर अपना सिर पीट लेती है। ओह गॉड, इस लड़की को क्या होगा? पूरा कमरा कितनी बुरी तरह कर रखा है इसने। हम 4-5 दिन के लिए क्या चले गए? इसने तो ये कमरे की जगह कारखाना बना डाला। पूरी पागल है ये बोलकर नायरा मुस्कुराते हुए सारे कमरे को ठीक करने लगती है। वह सुरभि की ड्रेस को भी सही से रख देती है। दूसरी तरफ अर्जित राठौर भी अपने ऑफिस में पहुंच चुका था। अर्जित जब अपने ऑफिस में पहुंचता है तो उसके चेहरे रोज की तरह गुस्सा नजर नहीं आ रहा था, बल्कि ना जाने क्यों आज अर्जित के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी। अर्जित को ऐसे ऑफिस में स्माइल करता आता देख ऑफिस में काम करने वाले वर्कर तो आज उसकी स्माइल को देखकर हैरान थे। अर्जित के ऑफिस में बैठी एक लड़की सानिया अपने पास बैठी लिली से कहती है, लिली अर्जित सर स्माइल करते हुए कितने हैंडसम लगते, लेकिन इनके चेहरे पर हमेशा गुस्सा रहता था। लेकिन ना जाने क्यों आज तो सर के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल भी है। तुझे पता है आज तो अर्जित सर और ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। हाय उनकी स्माइल भी कितनी कातिलाना है, मैं तो उनकी स्माइल पे मर जाऊं। तभी लिली सानिया से कहती है, उनके सपने तो मत देख। वह ऐसे इंसान नहीं है जो हर लड़की को मुंह लगाते फिरे, किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। तुझे पता है एक बार एक लड़की सर के जबरदस्ती के करीब जाने की कोशिश कर रही थी। सर लड़कियों की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन अगर कोई लड़की उनके सामने बदतमीजी करे तो वह बर्दाश्त नहीं करते। तुझे पता है उस लड़की के साथ सर ने इतना बुरा किया कि अब वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची। अब वह किसी कंपनी में नौकरी भी नहीं कर सकती। इसलिए सानिया तेरे लिए अच्छा होगा तो उनके सपने देखना ही भूल जा। आज सर का मूड अच्छा हो जो गुस्से में नहीं है, अगर उन्हें तेरी बातों की जरा सी भनक भी लग गई ना तो फिर तो इस ऑफिस में दिखाई नहीं देगी। इसलिए सिर्फ तू अपने काम पर ध्यान दे। हाँ लिली तो सही कह रही है, मुझे अपने काम पर ही ध्यान देना चाहिए। वे दोनों लड़कियां एक दूसरे से बात करने के बाद अपने काम में लग जाती हैं। ऑफिस में बैठा अर्जित अपनी जेब की पॉकेट में से अपना फोन निकालता है। वह अपने फोन को ओपन करके उसमें किसी की फोटो निकालता है। वह फोटो और किसी की नहीं बल्कि नायरा की थी। उस फोटो में नायरा सो रही थी। यह फोटो उसने कल रात सोती हुई नायरा की ली थी। उसे कल रात नायरा इतनी सुंदर लग रही थी, उससे उसकी बिना फोटो लिए रहा ही नहीं जाता, इसलिए अपना फोन निकालकर नायरा की फोटो क्लिक कर लेता है। अर्जित अपनी रात की हरकत को देखकर हंस रहा था। वह नायरा की फोटो को देखकर कहता है, जानता हूँ मैडम तुम आज बहुत खुश होंगी। घर वालों को लगता है कि मैं खुश हूँ तुम्हें अपने से दूर भेजकर, लेकिन असल में तो मैडम आप खुश हैं हमसे दूर जाकर। चिंता मत कीजिएगा, जल्दी ही अर्जित आपको फिर से अपने पास बुला लेगा। आखिर मुझे भी तो पता चले तुम कैसी पहेली हो जिसे सुलझा पाना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। नायरा मैं भी ये पहेली सुलझा कर रहूंगा, इसलिए जल्दी तुम्हें अपने पास वापस बुला लूंगा। ये बोलकर वह मुस्कुराते हो नायरा की फोटो को देखकर फोन बंद कर अपने ऑफिस का वर्क करने लगता है। दूसरी तरफ राठौर परिवार में सब लोग नायरा के जाने के बाद बहुत ज्यादा दुखी थे। दादी कहती है, पता नहीं नायरा ने 4 दिन में सब लोगों को अपना दीवाना बना दिया, अब तो उसके बिना न जाने कितना अजीब लग रहा है। आप सही कह रही है मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। नायरा बहुत प्यारी बच्ची है, रेनू राठौर दादी से कहती है। मम्मी जी नायरा को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, नायरा को हम सिर्फ 2-4 दिन से ही जानते हैं। तभी रागिनी बोलती है, थैंक गॉड चाहे दादी कुछ भी हुआ हो शादी में, पर उस खडूस रेहा की जगह मुझे एक सुंदर सी प्यारी सी नायरा भाभी मिल गई। मैं तो भगवान से हमेशा ही थैंक यू बोलूंगी। मैं तो कहती हूँ युवराज भाई की शादी में मैं ऐसा ही कारनामा हो जाए जिससे शादी करने जा रहे हो ना उसकी कोई गुमसुम सी बहन आ जाए जो बिल्कुल नायरा भाभी की तरफ प्यारी सी हो।
युवराज रागिनी की बात सुनकर मुंह बनाकर कहता है, ज्यादा बकवास मत कर, नहीं पता चले अपनी शादी में तो गायब हो गई, कभी मेरी शादी करवाती फिर रही हो। भाई आपने एक नंबर के खड़ूस हो। मेरी माँ मैं खड़ूस ही सही हूँ, तू सही रह। रेनू राठौर कहती हैं, बस तुम दोनों बस चूहा बिल्ली की तरह लड़ने मत लगना, दोनों के दोनों चलो अपने रूम में जाओ। ओके मॉम। चलो भाई। हाँ जा रहा हो। नायरा घर का सारा काम करके थोड़ी देर के लिए लेट गई। कुछ टाइम बाद सुरभि हॉस्टल वापस आ गई। सुरभि ने जैसे ही नायरा को देखो, नायरा लेटी हुई थी, सुरभि भागकर नायरा के गले लग गई। मेरी जान तो कब आई, तो सो रही है, उठ जल्दी। नायरा जल्दी से अपनी आंखें खोलकर सुरभि को अपने गले से लगा लेती है। कब आई? तो मैं तो अभी आई हूँ, और मैंने जैसी तुझे देखा मैं बहुत खुश हो गई। नायरा तो इतने दिन तक क्यों रुकी उस चौहान निवास में? मुझे चौहान परिवार से सख्त नफरत है। मैं तो ये सोचकर परेशान हो रही थी कि पता नहीं वह लोग तेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे होंगे। तुझसे मैं कितनी बार कहती हो तो ज्यादा दिन उनके पास मत रूखा कर। नायरा तो मेरे को बता, उन दोनों चुड़ैलों ने तुझे परेशान तो नहीं किया ना? नायरा सुरभि की बात पर मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं सुर, उन दोनों ने हमें परेशान नहीं किया। सुरभि नायरा की बात पर कहती है, अच्छा हुआ चुड़ैल ने तुझे कुछ नहीं कहा, वरना उन दोनों की बैंड बजाने से नहीं छोड़ती। हाँ मैं जानती हूँ सुर, उन दोनों की बैंड बजा देती। नायरा वैसे एक बात बता, उस चुड़ैल रेहा की शादी तो मेरे प्यारे हैंडसम एंड हॉट चार्मिंग अर्जित से हो गई। नायरा सुरभि की बात पर कहती है, हाँ शादी हो गई उनकी। पता नहीं नायरा अर्जित को भी कमीनी में क्या पसंद आया, उससे ज्यादा ब्यूटीफुल तो तू है। काश ऐसा हो जाता, अर्जित की शादी ना उससे होने की जगह तुझसे हो जाती। सुरभि की बात सुनकर आंखें बड़ी बड़ी कर कर सुरभि का देखती है। सुरभि ना जाने तो क्या क्या बोलती रहती है। नायरा अपने मन ही मन कहती है, जब सुरभि को पता चलेगा कि सच में हमारी शादी अर्जित से हो गई तो पता नहीं है कि कैसे रिएक्ट करेगी। नायरा और सुरभि आज बहुत सारी बातें एक दूसरे से करती है। सुरभि नायरा को परी के इलाज की बात की बताती है। नायरा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि अब परी का इलाज हो सकेगा, पर सुरभि इतनी चालाक होती है, वह उसे यह नहीं बताती क्यों उसने भी पैसे किस चालकी से कमाए हैं। तेरा कोई नहीं बताया कि उसमें कैसे अंश को बीच सड़क पर रखी से मजा चाखा कर 50,000 रुपए हड़प लिए थे। आखिर यही तो टैलेंट था सुरभि के अंदर। नायरा जानकर बहुत खुश थी, जब परी का इलाज हो चुका है अब परी सही सलामत अपनी जिंदगी जी पाएगी। नायरा भी परी के इलाज के लिए बहुत टेंशन में थी। आखिर की परी एक छोटी सी बच्ची तो थी। नायरा और सुरभि को परी से एक अलग सा ही लगाव था। सुरभि ने आज नायरा को ना जाने कब से लेकर कब तक की बातें बता दी। बातें करते करते नायरा और सभी को ये पता भी नहीं चलता कि रात के 9 बजे बज गए। नायरा और सुरभि जल्दी से जाकर किचन में अपने लिए मैगी बना लेती है, क्योंकि एक एक मैगी ऐसी थी जो जल्दी बन सकती थी। नायरा और सुरभि ने अपने लिए मैगी बनाए और उसे खाने के बाद दोनों अपने बिस्तर पर सोने चली गई। रात के 10 बजे बज चुके थे और वे दोनों सो गई। वहीं दूसरी तरफ अर्जित भी ऑफिस से आकर अपने रूम में चला गया और वह फ्रेश होकर बेड पर लेट गया। अर्जित जब बेड पर लेटाता है तो उसकी नजर एक बार फिर सोफे पर चली जाती है। अर्जित जब सोफे को खाली देखता है तो मन ही मन कहता है, बस 1-2 दिन और नायरा फिर से तुम मेरे पास होंगी। कितना अजीब है ना सब कुछ। पहले दिन मैंने तुम्हें कितना गलत समझा, पर तुमने तो 2 दिन में ही मेरी सोच कुछ और कर दी। मुझे लगा था कहीं तुम भी रेहा जैसी ना हो, क्योंकि रेहा सच में एक चालाक लड़की थी। मुझे उससे शादी करने का बिल्कुल मन नहीं था। क्या करता, शादी तो करनी पड़ती, क्योंकि जो मैंने उस रात के बाद उठकर देखा था, कोई भी इस नज़ारे को देखता तो साफ समझ जाते कि हम दोनों के बीच कुछ हुआ है। पता नहीं मैं शादी से खुश हूँ या नहीं, कि तुम मेरी फैमिली तुम्हें बहुत पसंद करती है। शायद वो कभी रेहा को इतना पसंद नहीं कर पाते जितना तुम्हें कर पा रहे हैं। सच में तुम्हें मिस कर रहा हूँ। क्या तुमने मुझे मिस कर रही होंगी? जानता हूँ तुम्हें तो मेरी याद भी नहीं आई होगी, पर मैडम एक दिन ऐसा दिन आएगा कि तुम मुझे याद किए बगैर जी नहीं पाओगी। अर्जित यह सब बातें अपने मन में सोच ही रहा था कि तभी अर्जित अपने आप से कहता है, ओ गॉड, मैं ये क्या क्या सोच रहा हूँ, ये लड़की मुझे बिल्कुल पागल करके छोड़ेगी। इतना तुम्हें किसी बड़े बड़े प्रोजेक्ट के बारे में नहीं सोचता जितना इसके बारे में सोचना पड़ रहा है। चल अर्जित सो जा, कभी पता चले कि तो पागल हो गया, क्योंकि मैडम तो खुद तो सो गई होगी, मेरी नींद यहाँ पर बर्बाद कर दी है। ये सब बोलकर अर्जित तकिए को अपनी बाहों में भर कर सो जाता है। आज अर्जित के चेहरे पर एक स्माइल थी जो शायद कभी ही देखने को मिलती थी। आज अर्जित सुकून की नींद सो पा रहा था। शायद अर्जित को अभी यह एहसास तो नहीं हुआ था वह नायरा से प्यार करने लगा है, उसकी तरफ खिंचाव महसूस करने लगा है, पर वह इतना महसूस कर रहा था कि वह नायरा की कमी को महसूस कर पा रहा था। शायद ये नायरा और अर्जित के आने वाले रिश्ते की शुरुआत की थी। अगली सुबह नायरा उठ चुकी थी, वही हमारी सुरभि मैडम तो घोड़े बेच कर सो रही थी।
नायरा खुद से ही कहती है, पता नहीं मैडम रोज कैसे उठती होगी, हम यहाँ नहीं थे, ये कॉलेज जा भी रही थी या नहीं, जरूर पिछले जन्म में ना ये कुंभकर्ण की औलाद थी। पता नहीं ये लड़की कब सुधरेगी। नायरा सुरभि को बहुत ज्यादा उठाने की कोशिश करती है, पर सुरभि वह तो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब नायरा बार बार सुरभि को उठाती रहती है, तो सुरभि नायरा का हाथ पकड़कर उसे खींच लेती है, नींद में ही कहती है, मेरी प्यारी सी स्वीट सी जान, प्लीज मुझे सोने देना, एक काम कर तू भी सो जा। नायरा उसकी बच्चों जैसी हरकत देखती है तो हंसते हुए कहती है, मतलब मैडम का बिल्कुल मन नहीं है कॉलेज जाने का, रुक तुझे अभी अपनी स्टाइल में उठाना ही पड़ेगा। ये बोलकर नायरा बेड से उठ जाती है और जग में रखे पानी को सुरभि के चेहरे पर डाल देती है। जैसे ही सुरभि के चेहरे पर ठंडा ठंडा पानी पड़ता है, सुरभि चिल्लाकर उठती है, गॉड जी भगवान जी, सुन रहे हो क्या? आपकी प्यारी सी नन्ही सी सुरभि बाढ़ में बह गई है, प्लीज उसे बचा लो। नायरा मेरी जान, मुझे बचा ले, मैं अभी मरना नहीं चाहती, मुझे भी बहुत जीना है, मुझे बचा लो, बाढ़ आ गई, मैं डूबने वाली हूँ। नायरा उसकी ऐसी हरकत देखकर हंसते हुए कहती है, चलो नौटंकी, अब बहुत देर हो गई, चल जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ, कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं, मैंने नाश्ता बना दिया है तेरे लिए। यह बोलकर नायरा उसकी चादर खींच लेती है, उसे तय बनाकर रख देती है। सुरभि मुंह बनाकर बिस्तर से उठ जाती है और नायरा के गले में बाहें डालकर कहती है, नायरा तू ऐसे ही हंसते रहा कर, तेरे चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती। सुरभि की यह बात सुनकर नायरा का चेहरा फिर से उतर जाता है, उसके चेहरे पर जो हंसी आ गई थी शायद फिर से गायब हो गई। सुरभि अपनी कही गई बात को ही कहकर पछताने लगी। नायरा अभी तो मैंने कहा था ना, तो हंसती रहा कर, उदास चेहरा मत बनाया कर, क्या तू अपनी सुर की इतनी सी बात नहीं मान सकता? नायरा अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लेकर कहती है, सुर मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, आखिर मेरी जिंदगी में अगर कोई तीसरा इंसान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वह तू ही है। जब मैं हमेशा टूट जाती हूँ तो मेरे चेहरे पर स्माइल वापस लाने वाली तो ही तो होती है। देख मेरे चेहरे पर स्माइल वापस आ गई ना, तू जाकर जल्दी से फ्रेश हो जा, हमें कॉलेज भी तो जाना है ना, मैं बहुत दिनों से कॉलेज नहीं गई, अब मैं कॉलेज की और छुट्टियां नहीं मार सकती ना, इसलिए कह रही हूँ जल्दी से जाकर तो फ्रेश हो जा, वरना हम कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। ठीक है मेरी जान, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, तो बस अपने चेहरे पर ऐसे ही स्माइल बरकरार रखिए, बोलकर सुरभि कावत से अपने कपड़े निकाल कर बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। चैप्टर 29। नायरा सुरभि के लिए ब्रेकफास्ट लगा देती है और अपने लिए भी लगा लेती है। पीछे से सुरभि भागती हुई आती है और नायरा के गले लगकर के कहती है, मेरी जान तूने ब्रेकफास्ट बना दिया और लगा भी दिया, तू बहुत अच्छी है, चल जल्दी जल्दी दोनों ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर कॉलेज भी जाना है ना। नायरा और सुरभि दोनों ब्रेकफास्ट करके कॉलेज चली जाती है। नायरा जैसी अपनी क्लास में जाकर बैठती है, लड़कों में खुसर पुसर चालू हो जाती है। एक लड़का बोल रहा था, अच्छा हुआ यार आज कॉलेज में नायरा आ गई, मैं तो कॉलेज में सिर्फ नायरा को देखने के लिए आता हूँ। उस लड़के की बात सुरभि सुनकर हंसती है और नायरा को कोनी मार कर कहती है, नायरा मेरी जान तू रोज कॉलेज आया कर, पता नहीं तेरे कॉलेज में ना आने से कितने लोग कॉलेज छोड़ दें। क्या सुर, तू भी किन किन लोगों की बातें लेकर बैठे, इन लोगों का तो रोज का ही काम है। ये बोलकर वह अपनी पढ़ाई करने लगती है। थोड़ी देर बाद क्लास में टीचर भी आ जाती है, लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। नायरा और सुरभि दोनों ही अपने लेक्चरर्स को बहुत ध्यान से सुन रही थी। 3 लेक्चरर खत्म होने के बाद जब ब्रेक टाइम होता है, नायरा और सुरभि दोनों कैंटीन चली जाती हैं। सुरभि दोनों के लिए बर्गर ऑर्डर कर देती है, उन दोनों का बर्गर आ जाता है और दोनों जैसी ही खाने लगती है तभी नायरा का फोन बजता है। नायरा जैसे ही फोन को देखती है, फोन को देखकर वह जल्दी से फोन उठाती है और जल्दी से बोलती है, हेलो आपने मुझे फोन क्यों किया? नायरा की बात सुनकर दूसरी तरफ से शख्स बोलता है, नायरा आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाएगा। लेकिन डॉक्टर क्या हुआ? क्या कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? बताए डॉक्टर मुझे, वह ठीक तो है ना? डॉक्टर उसे कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? डॉक्टर बताएगा। वह ठीक है ना? इस समय नायरा बहुत डरी हुई थी। डॉक्टर को कुछ ना बोलता देख नायरा डॉक्टर पर चिल्लाकर कहती है, आप कुछ बोलती क्यों नहीं, उसकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर उसे कुछ नहीं होना चाहिए, आपको जितने पैसे चाहिए सब मिलेंगे, लेकिन अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं आपके पूरे हॉस्पिटल को आग लगा दूंगी। शायद आप अभी जानते नहीं नायरा आरोही मित्तल की ताकत, मैं सब तबाह कर दूंगी, अगर उसे खरोच भी आए तो मेरे लिए मेरे बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं है। मैंने आपसे बोला था आपको जितने पैसे चाहिए आपको अपने पैसे मिलेंगे, लेकिन मेरे बच्चे को खरोच नहीं आनी चाहिए। वह जब ये सब डॉक्टर से बोल रही थी तो उसके चेहरे पर एक अलग ही गुस्सा था। एक पल को तो उसे ऐसी देखकर सुरभि भी डर जाती है, आसपास बैठे बच्चे भी उसे ऐसे देखकर डर जाते हैं। उन्होंने भी आज तक नायरा को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। नायरा तो ऐसी लड़की थी जो कभी किसी को जवाब भी नहीं देती थी।
लेकिन आज बहुत गुस्से में इस बात कर रही थी। ना जाने आज उसकी कितनी प्यारी चीज को खतरा गया था। नायरा डॉक्टर पर गुस्सा करे जा रही थी। वह डॉक्टर की एक बात भी नहीं सुन रही थी। सुरभि नायरा को शांत करते हुए कहती है, नायरा शांत हो जा, डॉक्टर की एक बार बात तो सुन ले, वह क्या कहना चाहते हैं। लेकिन नायरा तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। तभी सुरभि नायरा के हाथ से फोन छीन लेती है और डॉक्टर से बोलती है, डॉक्टर बताए क्या हुआ उसे। देखिए मेरी बात सुनी कोशिश कीजिए। डॉक्टर मैं आपकी बात ही सुन रही हूँ, मैं सुरभि शर्म बोल रही हूँ। सुरभि की आवाज सुनकर डॉक्टर रिलैक्स होकर कहता है, एक्चुअली मिस सुरभि, उनकी कंडीशन थोड़ी बिगड़ गई है, हम उनकी कंडीशन को हैंडल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस समय मैम का होना बहुत जरूरी है। सुरभि डॉक्टर की बात सुनकर कहती है, ठीक है डॉक्टर आप उसका इलाज चालू कीजिए, मैं और नायरा अभी पहुंचते हैं। ऑफ में सुरभि ये बोलकर डॉक्टर फोन कट कर देता है। सुरभि की नजर जैसे ही नायरा पर जाती है वह देखती है, उसकी आंखों में बेतहाशा आंसू हैं। ये देखकर सुरभि नायरा के पास आती है और उसे तुरंत अपने गले से लगा लेती है। वह नायरा से कहती है, उसे कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने बोला थोड़ी सी कंडीशन खराब हुई है, तू शांत हो जा नायरा, उसे कुछ नहीं होगा। भगवान इतना क्रूर नहीं हो सकता नायरा, वह उसे कुछ नहीं होने देगा। नायरा भरे हुए गले से सुरभि से कहती है, सुरभि हमारे जीने की वजह सिर्फ एक वही तो है, अगर उसे कुछ हो गया तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। हमारी धड़कन उसके धड़कनों से ही तो चलती है, मॉम के जाने के बाद अगर हम जिंदा है तो सिर्फ इसकी वजह से ही तो, उसके लिए तो आज तक हम उस चौहान के सामने झुकते हैं। उसकी अगर जरा सी भी हालत बिगड़ती है तो हमसे सहन नहीं होती। सुरभि यह बात अच्छे से जानती थी कि नायरा की जान बसती है, उसके बच्चे हैं। आखिर एक सुरभि ही तो थी जो उसके दर्द में उसका साथ दे सकती थी। सुरभि नायरा से कहती है, जल्दी चल, हमें डॉक्टर ने हॉस्पिटल बुलाया है, चल जल्दी से अपने आंसू पोंछ और चल यहाँ से। नायरा सुरभि की बात सुनकर अपने आंसुओं को पहुंचती है। नायरा और सुरभि दोनों कॉलेज से छुट्टी ले लेती हैं। दोनों ऑटो से हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। नायरा और सुरभि दोनों ही हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी। तभी नायरा की नजर एक छोटी सी बच्ची पर पड़ती है। नायरा दिखती है, उसके साथ उसके मम्मी पापा भी है। वह बच्ची अपने पापा से जिद कर रही थी। वह बच्ची बोल रही थी, डैड मुझे आइसक्रीम खानी है, प्लीज डैड दिलवा दो ना। ओके मेरी क्यूटी पाई को आइसक्रीम खानी है। हाँ डैड, ओके अभी क्यूटी पाई को पापा दिलवा देते हैं। तभी उसकी मम्मी बोलती हैं, आप ना इसे बिगाड़ कर छोड़ेंगे, इसे खाने से इसके दांत खराब हो जाएंगे, आप इसकी ख्वाहिशों को ना ज्यादा पूरा मत किया कीजिए। अरे तुम भी छोड़ा ना, बच्ची तो है। वह तीनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। उन तीनों की एक दूसरे से नोकझोंक देखकर पता चल रहा था कि वह कितनी हैप्पी फैमिली है। नायरा को उस फैमिली को देखकर मन ही मन जलन होने लगती है। नायरा अपने मन में कहती है, हे भगवान तूने सबको इतना अच्छा परिवार दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। वह कहीं ना कहीं सही तो कह रही थी भगवान से। आखिर भगवान ने पहले उससे उसकी माँ छीन ली, अब उसके पास परिवार कहने के लिए उसके बच्चे के अलावा आखिर बचा ही कौन था। ऊपर वाले ने नायरा के साथ खेल भी तो कैसा रचा था। ना नायरा को माँ का प्यार मिला और ना ही पिता का प्यार मिला, बस मिला तो क्या मिला, सिर्फ अपमान और दर्द। आज नायरा को उन तीनों के प्यार को देखकर दिल ही दिल में यह आ रहा था कि काश एक दिन उसका भी ऐसा परिवार होता। पर उसका तो ऐसा परिवार नहीं था। परिवार तो क्या, मिस्टर चौहान ने तो उसे अनाथ बताया था। कहीं ना कहीं सच ही तो था, आखिर उसका था कौन उसके बच्चे के अलावा। नायरा ये सब बातें अपने मन में सोच ही रही थी। सुरभि भी उसके दर्द को कहीं ना कहीं समझ पा रही थी, पर सुरभि आखिर कर क्या सकती थी। वह अपनी ही सोच में गुम। उन तीनों लोगों के बारे में सोचते सोचते उसे पता ही नहीं चला कि कब वे लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। सुरभि उसे हिलाते हुए कहती है, नायरा हॉस्पिटल आ गया, उतर जल्दी। नायरा का ध्यान सुरभि की बातों से टूटता है। नायरा सुरभि की बात सुनकर एकदम से हड़बड़ा जाती है और वह सुरभि से कहती है, क्या हॉस्पिटल आ गया। हाँ नायरा हॉस्पिटल आ गया, चल ऑटो से उतर जा। सुरभि और नायरा दोनों ऑटो से उतर जाती है। सुरभि ऑटो वाले को पैसे देकर नायरा का हाथ पकड़कर हॉस्पिटल के अंदर जाने लगती है। ये हॉस्पिटल मुंबई सबसे महंगा हॉस्पिटल था। नायरा और सुरभि दोनों अंदर जा ही रही होती है कि किसी की नजर नायरा पर पड़ती है। जी हाँ दोस्तों जी, और कोई नहीं बल्कि अर्जित था। कोष्टक। अर्जित इस टाइम अपनी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए एक क्लाइंट से मिलने एक होटल में जा रहा था। वह उसी रास्ते से जा रहा था जिस रास्ते पर वह हॉस्पिटल था। अर्जित की नजर अचानक से नायरा पर पड़ गई। अर्जित जैसे ही नायरा को हॉस्पिटल में देखता है वह अपने मन ही मन कहता है, ये हॉस्पिटल में क्या कर रही है और इसके साथ में ये लड़की कौन है। इस लड़की को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, पता नहीं ये यहाँ क्या कर रही है। इस टाइम तो इसके कॉलेज में होने चाहिए। इस टाइम इसके लेक्चर चल रहे होंगे।
कहीं इसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। ओ गॉड, कहीं इसकी तबीयत खराब हुई तो। एक काम करता हूँ, इसे कॉल लगा कर पूछ लेता हूँ। उसने जैसे ही अपना फोन निकाल कर देखता है, उसे ध्यान आता है कि उसके पास तो आज भी उसका नंबर नहीं है। वह ये सोचकर तुरंत रागिनी को कॉल करता है। वह तुरंत फोन उठाकर बोलती है, क्या बात है भाई, आज आपको ऑफिस में मेरी याद आ गई क्या? आप मुझे इतना ज्यादा मिस कर रहे हो क्या भाई? रागिनी मेरी बात सुनी कि तू या बोलती रहेगी। सॉरी सॉरी भाई, बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं? रागिनी, तू एक काम कर, नायरा को कॉल करके पूछ उसकी तबीयत ठीक तो है ना। मैं भाभी को फोन करके क्यों पूछूं? अगर आपको उनसे बात करनी है तो आप खुद पूछ लो ना। उसकी बात सुनकर अर्जित झेप जाता है। वह रागिनी से कहता है, वह मेरे पास उसका नंबर नहीं है। ओ भाई, आप इतनी बात के लिए, मैं आपको अभी भाभी का नंबर देती हूँ। थैंक यू रागिनी। भाई, आप इतनी चीज के लिए थैंक यू बोलोगे क्या? सेंड कर रही हो मैं आपको नंबर। ये बोलकर रागिनी फोन कट कर देती है और अरिजीत को नंबर सेंड कर देती है। अरिजीत के पास जैसे अल्पविराम, अरिजीत के पास जैसे हाय मैसेज आता है, अरिजीत तुरंत उस नंबर पर कॉल लगा देता है। नायरा हॉस्पिटल के अंदर जा ही रही थी तो वह रिसेप्शनिस्ट तक पहुंची थी कि इतने में ही उसका फोन बजता है। जैसी अपने फोन को देखती है तो वह देखती है किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही है। ये देखकर पहले तो नायरा फोन कट कर देती है, लेकिन जब कॉल दोबारा आती है तो नायरा पिक कर लेती है। वह बोलती है, हेलो, कौन बोल रहे हो? अर्जित दूसरी साइड से बोलता है, हेलो नायरा, मैं अर्जित बोल रहा हूँ। वह जैसे ही है सुनती है वह शॉक्ड रह जाती है। वह बिल्कुल हैरान हो जाती है कि उसे अर्जित ने कॉल किया है। वह अपने आसपास देखती है। वह देखती है कि सुरभि किसी से बात कर रही है। ये देखकर भी थोड़ी साइड में होकर बोलती है, क्या हुआ, तुमने मुझे कॉल क्यों किया? उसकी बात पर अर्जित कहता है, वह मैं ये पूछ रहा था कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नायरा उसकी बात सुनकर हैरान होकर कहती है, आखिर मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अर्जित उसकी ऐसी बात सुनकर कहता है, हेलो मैडम, यह मत सोचना कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। वह तो मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मुझसे मॉम ने कहा था कि मैं पूछ लूं तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वह उसकी बात पर झाल जाते हुए कहती है, अब तो तुमने पूछ लिया ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो प्लीज मुझे कॉल मत करना अब। और हाँ, मोम को मुझसे बात करनी है तो वह मुझे कॉल कर सकती है, पर तुम मुझे कॉल करके परेशान मत करना। ये बोलकर नायरा अर्जित की बिना बात सुने कॉल कट कर देती है। जब अर्जित देखता है कि नायरा ने उसकी कॉल कट कर दी है तो वह गुस्से में कहता है, मैडम, तुम्हें लगता है तुम एक साल के लिए फ्री हो गई हो? मतलब तुम्हें मुझसे बात करने में गुस्सा आ रहा है? मैं तो सिर्फ तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछ रहा था। पर नहीं, मैडम को तो हमेशा मुझे उल्टा जवाब देना है। मेरे हिसाब मरीज, ये मुझे क्या, हमेशा जब बात करो तब उल्टा जवाब देती है। इस लड़की को तो मैं देखता हूँ, ऐसा लग रहा है ना कि मैंने एक साल के लिए फ्री कर दिया। पर सॉरी मैडम, तुम फिर से बहुत जल्दी मेरे पास होगी, फिर बताता हो कैसे जवाब देती हो तुम मुझे उल्टा। ये बोलते वक्त अर्जित के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। अरिजीत फिर कहता है, ये लड़की बीमार तो नहीं हो सकती, लेकिन जरूर इसके साथ जो लड़की आई है ना वह बीमार होगी। इसकी तो आवाज से ही लग रहा था कि बीमार, क्या इसे तो जरा सा सिर दर्द भी नहीं हो रहा। मैं ही पागल था जो इसकी खबर लेने चला था। ये सब बोलते वक्त जैसे ही अर्जित की नजर अपनी वॉच पर पड़ती है, वह एकदम से कहता है, गॉड, इस लड़की की वजह से मैं तो ये भी भूल गया कि मेरी मीटिंग है, कहीं मैं वहां जाने से लेट ना हो जाऊं। ये बोलकर अर्जित अपनी कार स्टार्ट कर देता है और होटल की तरफ चल देता है। वहीं दूसरी तरफ नायरा को डॉक्टर आते हुए चमकते हैं। नायरा सुरभि से कहती है, सुर प्लीज जल्दी चल, वह देख डॉक्टर आ रहे हैं इधर ही। नायरा के कहने से सुरभि की नजर भी डॉक्टर की तरफ चली जाती है। जैसे ही डॉक्टर की नजर नायरा पर पड़ती है, वह भी जल्दी से चलकर नायरा के पास आते हैं और नायरा से कहते हैं, हेलो मिस नायरा। नायरा डॉक्टर की बात को इग्नोर करके सीधे मुद्दे पर आती है, डॉक्टर, मेरे बच्चे की हालत कैसी है इस वक्त? डॉक्टर जानता था कि नायरा के लिए वह इंसान कितना इम्पोर्टेंट है। मिस, इस वक्त उनकी हालत में सुधार है, लेकिन वह आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है। डॉक्टर नायरा को अच्छे से जानता था, उसे पता था नायरा का गुस्सा बहुत भयानक है, अगर नायरा नहीं बोलती तो नहीं बोलती। लेकिन जब नायरा को गुस्सा आता है तो तबाही का दूसरा नाम शायद नायरा ही है। डॉक्टर पहले भी 4 साल पहले नायरा का वह रूप देख चुका था, शायद नायरा का तबाही वाला रूप एक दो लोगों ने ही देखा था। पर जो भी उस रूप को देख लेता, वह ये सोचने पर मजबूर हो सकता था कि आखिर कौन सी नायरा असली है। नायरा जब तक शांति थी तब तक ठीक है, लेकिन अगर वह अपने पर आ जाए तो शायद डॉक्टर क्या, उसका ये हॉस्पिटल भी ना बचे। डॉक्टर यह बात अच्छे से जानता था, इसलिए मैं कभी भी नायरा के केस में कोई भी गलती नहीं करता था। नायरा डॉक्टर से ओके कहकर सुरभि के साथ हॉस्पिटल के एक रूम के सामने पहुंचती है।
सुरभि नायरा से कहती है, जा अंदर जाकर तू उससे मिल ले, मैं बाद में उसको देख लूंगी। नायरा सुरभि की बात सुनकर अपनी गर्दन हिला देती है और अपने चेहरे पर आई उदासी को सही करके हॉस्पिटल के रूम का दरवाजा खोलती है। चैप्टर 30। वह जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसकी नजर को बेड पर लेटे एक शख्स पर जाती है। उस बेड पर एक 20 साल का लड़का लेटा हुआ था। उस लड़के के चेहरे पर बिल्कुल भी मुस्कान नहीं थी, उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। उसे देखते ही नायरा की आंखों से लबालब आंसू फिर से बहने लगते हैं। उसे देखते हुए नायरा उसके बेड के पास पहुंच जाती है। उस लड़के ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसके एक हाथ खून की बोतल लग रही थी। खून की बोतल के माध्यम से उसके शरीर में खून जा रहा था। नायरा जैसे ही उस लड़के को इस हालत में देखती है, नायरा भरे हुए गले से बोलती है, ऋषु बच्चे तूने ये क्या हालत बना ली है। उस लड़के की बेड के पास एक स्टूल रखा था, जिसे उठाकर नायरा उस लड़के के पास बैठ जाती है और वह अपने हाथ को उसके सर पर रख देती है और वह रोते हुए कहती है, ऋषु ये क्या हालत बना ली तूने फिर से अपनी। नायरा के स्पर्श से उस लड़के की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती है। वह लड़का जैसे ही अपने सामने नायरा को देखता है, नायरा को देखते ही उस लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। यह मुस्कुराहट बहुत छोटी थी पर उस लड़के के दिल में खुशी बहुत थी नायरा को देखकर। वह नायरा को देखकर कहता है, दीदी आप कब आए दीदी यहाँ पर। नायरा जब उसे अपने सामने सही सलामत बोलता हुआ देखती है, नायरा हल्के गुस्से से उससे कहती है, यह क्या बात हुई, मैं 2-4 दिन तुझसे मिलने नहीं आई तो तूने अपनी हालत बिगाड़ ली। ऋषु मेरे बच्चे तू क्यों नहीं समझता, तू जिंदगी है मेरी, तेरी सांसों से ही मेरी सांसें चल रही है, क्यों अपनी हालत खराब कर लेता है तो जबरदस्ती बच्चा तो ऐसा क्यों करता है बता अपनी दीदी को। ऐसा तो नहीं है ऋषु कि तुझे मेरी बातों की जरा सी भी कदर नहीं है। चलिए दोस्तों पहले मैं आपको ऋषु से मिलवा देती हूँ। ऋषु नायरा का भाई, इसका पूरा नाम रियांश आरोही मित्तल है, लेकिन नायरा इसको प्यार से ऋषु कहती है। नायरा के लिए ऋषु उसका भाई नहीं बल्कि उसका बच्चा है, क्योंकि रियांश ने तो कभी अपनी मॉम को सही से देखा भी नहीं। रियांश के लिए तो उसकी माँ बाप की हर जगह सिर्फ नायरा ने ही पूरी की है। नायरा की बात सुनकर ऋषु जल्दी से नायरा के हाथ पर अपना हाथ रख देता है और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह रोते हुए कहता है, आप कैसी बात कर रहे हो दीदी, मुझे आपकी बहुत कद्र है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ दीदी, आखिर मेरी जिंदगी में आपके अलावा है ही कौन। उसकी बात सुनकर नायरा भी रोते हुए कहती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन बच्चा तू टेंशन मत लिया कर, तू टेंशन लेता तो तेरे दिमाग पर जोर पड़ता है, तेरे दिल पर जोर पड़ता है। मेरी जिंदगी भी सिर्फ तुझसे शुरू होती है और तुझ पर खत्म। आई लव यू मेरी बच्चा, तू टेंशन मत लिया कर। नायरा की बात सुनकर ऋषु अपना चेहरा एक तरफ कर लेता है। नायरा उसे ऐसे देख उसका चेहरा अपनी तरफ करती है और ऋषु से प्यार से कहती है, क्या हुआ मेरे बच्चे को मुझसे नाराज है क्या। दी आप बोलते हो कि मैं टेंशन ना लो, दी आप ही बताएं मैं टेंशन कैसे ना लूं। मुझे आपकी टेंशन रहती है दी, मुझे डर लगता है, आप उन दरिंदों के बीच सिर्फ मेरी वजह से फंसी हो। दीदी अगर मैं आज इस हालत में नहीं होता तो आपको उन लोगों से डरना नहीं पड़ता, लेकिन दी आपको उन लोगों से डरना पड़ रहा है। वह रिहा हर दिन आपको धमकी देती है। मिस्टर चौहान आपको सिर्फ मेरी वजह से डरा कर रखते हैं, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत तो मैं बन गया हूँ दी। ऋषु ये सब बोल ही रहा था कि अचानक से नायरा चिल्ला पड़ती है, चुप हो जा, अगर तूने अभी एक शब्द और अपनी जबान से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज तक उन लोगों की हर दर्द को सहती आए हो तो सिर्फ इस वजह से, एक दिन तू सही हो जाएगा, लेकिन तू तो हर चीज के लिए अपने आप को दोषी ठहरा रहा है। देख ऋषु, आज के बाद अगर तूने अपने आप को हर मुसीबत की जड़ कहा ना, तो समझ लेना आज तक तूने नायरा का प्यार देखा है, फिर नायरा का गुस्सा देखेगा। तू मेरे लिए मेरी मुसीबत नहीं है, तू मेरी जीने की वजह है मेरा बच्चा। हर वह चीज करने को तैयार हूँ जिससे तू मेरे साथ जिंदगी भर रहे। जानती हूँ वह लोग तुझे मेरी कमजोरी समझकर हमेशा मुझे हर चीज में घसीट देते हैं, लेकिन बच्चा तू मेरी कमजोरी नहीं है, तू मेरी ताकत है। तू चिंता मत कर, जैसी तू ठीक हो जाएगा ना, इस चौहान परिवार को मैं सबक सिखा दूंगी, इन लोगों से हर चीज का इंतकाम लूंगी। तू चिंता मत कर बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर चौहान ने मॉम को बहुत दुख दिए हैं, लेकिन इस बार जो दर्द सहेगा वह चौहान परिवार होगा। ये बोलकर नायरा ऋषु को अपने गले से लगा लेती है। नायरा और ऋषु एक दूसरे से गले लगकर रो रहे थे। फिर नायरा अपने आंसुओं को साफ करके बैठ जाती है। तभी अचानक से ऋषु की नजर नायरा की मांग में लगे हल्के से सिंदूर पर जाती है। सिंदूर को देखकर ऋषु हैरान रह जाता है। ऋषु अपने मन ही मन में कहता है, दी की मांग में सिंदूर क्या कर रहा है, कहीं धोखे से तो नहीं लग गया। ये सोचकर ऋषु नायरा से कहता है, दी आपकी मांग में ये लाल रंग क्यों लग रहा है। नायरा जैसी ही अपने भाई के मुंह से ये सुनती है वह हड़बड़ा जाती है।
आखिर क्या नायरा अब सच बता पाएंगे अपने भाई को? अगर आप लोगों को आ जाए तो कमेंट करके जरूर बताना। और नोबेल की आने वाली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टोरी पसंद आ रही हो तो लाइक और प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।